गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है कार्यपालिका वो स्टार्ट कर दिया था। इसके अंदर मैंने आपको कल 2 प्रकार की कार्यपालिका के प्रकार बता दिए थे, नाम मात्र की और वास्तविक तक। आज हम इसका 3rd पॉइंट देखेंगे जिसके अंदर है एकल व बहुल कार्यपालिका। देखिए, एकल कार्यपालिका किसे कहते हैं? जहाँ पर कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ जो होती हैं वो किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती हैं, उसको एकल कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अमेरिका में देख सकते हैं। अमेरिका के अंतर्गत जो सचिव होते हैं या जो मंत्रीगण होते हैं वो राष्ट्रपति के केवल अधीनस्थ मात्र होते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति के अधीन जो है वो कार्य करते हैं और राष्ट्रपति का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय माना जाता है। ठीक है, अंतिम निर्णय होता है राष्ट्रपति का। और जहाँ पर कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ जो होती हैं वो अनेक व्यक्तियों के पास में होती हैं, उसको हम बहुल कार्यपालिका कहते हैं। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के अंदर क्या है, कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियाँ हैं वो एक संघीय परिषद के पास में है और ये जो संघीय परिषद है इसके अंदर 7 सदस्य होते हैं। तो ये जितने भी 7 मेंबर्स हैं, इन 7 की शक्तियाँ जो है वो समान होती हैं। ठीक है, और जो अध्यक्ष होता है बस उनको जो शेष सदस्य होते हैं उनसे अधिक शक्तियाँ जो है वो प्राप्त नहीं होती हैं, मतलब कि 7 मेंबर्स जो है संघीय परिषद के उन सभी को समान शक्तियाँ जो हैं वो प्राप्त होती हैं। तो ये होती है बहुल कार्यपालिका। तो दोनों में आप उदाहरण लिख सकते हैं। एकल कार्यपालिका का उदाहरण अमेरिका है और बहुल कार्यपालिका का उदाहरण स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है संसदीय व अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। ये देखो, वैसे मैंने आपको कल भी थोड़ा बहुत बताया था। ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो आपसी संबंध होते हैं उनके आधार पर ये अंतर किया जाता है। जो संसदीय कार्यपालिका होती है, ये संसदीय कार्यपालिका के अंदर जो कार्यपालिका है और जो व्यवस्थापिका है, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो है उन दोनों में क्या है, घनिष्ठ संबंध होता है। और कार्यपालिका जो होती है, ये कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब कि जो भी कार्य ये करेगी इसके बारे में जानकारी इसको व्यवस्थापिका को देनी पड़ेगी। अगर व्यवस्थापिका चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव, इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा भी सकती है। ठीक है, मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो किसी मंत्री के विरुद्ध में पारित हो जाता है तो वो अकेला मंत्री नहीं हटता, बल्कि प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल जो है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्यपालिका है और जो व्यवस्थापिका है उन दोनों के अंदर घनिष्ठ संबंध होता है। अब अगर अपन अध्यक्षात्मक की बात करें तो ये जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, यहाँ पर व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका है उनमें कोई घनिष्ठ संबंध नहीं होता, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, और ना ही जो ये कार्यपालिका है ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है। जब तक कार्यपालिका का कार्यकाल रहेगा उससे पहले व्यवस्थापिका यदि चाहे कि वो कार्यपालिका को हटा दे तो वो नहीं हटा सकती है। केवल एक प्रक्रिया होती है महाभियोग। इस महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्यपालिका को अपने पद से पूर्व हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप इसका उदाहरण देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था ये कहाँ पर है, भारत में है या फिर ब्रिटेन में, और अगर आप अध्यक्षात्मक का उदाहरण देखते हैं तो ये कहाँ है, ये है अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट है वंशानुगत व निर्वाचित कार्यपालिका। देखो वंशानुगत कार्यपालिका नाम से ही समझ में आ रहा है वंश परंपरा के अकॉर्डिंग जो चलती है। जैसे कि राजा, वहाँ पर राजा जो है वो राज्य का अध्यक्ष होता है, और राजा की अगर मृत्यु हो जाती है तो राजा की मृत्यु के बाद में उसका जो भी पुत्र है या जो भी पुत्री है वो राज सिंहासन पर बैठते हैं। ठीक है, ये व्यवस्था कहाँ पर होती है? जैसे ब्रिटेन है, हॉलैंड है, जापान है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, बेल्जियम है, वहाँ पर वंशानुगत कार्यपालिका के उदाहरण हैं ये। इसके विपरीत यदि कार्यपालिका शक्तियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्तियों को सौंपी जाती है तो वो निर्वाचित कार्यपालिका कहलाती है। जैसे कि भारत है, अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है, पेरू है, मैक्सिको है, चिली है, ब्राज़ील है, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे आपके कार्यपालिका के प्रकार पूरे हो गए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति हमारे भारत का प्रथम नागरिक जो है वो माना जाता है, और ये इसका जो पद है एक सम्मान का पद है, गरिमा का पद है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए केवल नाम मात्र की शक्तियाँ जो होती हैं उसका प्रयोग राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो एक इमरजेंसी लाइट जैसा होता है जो कि संकट काल में अपने आप जल उठती है और संकट काल टलने के बाद अपने आप बुझ जाती है। मतलब कि वैसे अगर हम राष्ट्रपति के बारे में देखें तो राष्ट्रपति जो है उसका एक सम्मान का और गरिमा का पद बनाया हुआ है। वास्तव में संविधान के अंदर जो भी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं उनका जो प्रयोग होता है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब इमरजेंसी होती है या आपातकालीन स्थिति होती है उस समय राष्ट्रपति जो है वो सर्वे सर्वा बन जाता है। ये कथन जो था ये कहा था भूतपूर्व राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन ने, और इस बात की पर्याप्त संभावना है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन किए बिना ही तानाशाह बन सकता है अगर आपातकाल है तो। ठीक है, अब देखो इसका जो निर्वाचन और इनकी जो योग्यताएं वगैरह हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।